नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर बात करेंगे। एक दूसरे से कैसे ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है उसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम एक कोई बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, N2O5 ट्वाइस लगा देते हैं 4NO2 प्लस O2। सबसे पहले आप ये देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। 4 नाइट्रोजन 10 ऑक्सीजन 8 O2 10 बैलेंस्ड है। बैलेंस इक्वेशन में जो भी इनके आगे नंबर लिखा होता है वही इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। यानी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 4 है और इसका 1 है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमें यह समझ में आता है कि जितनी देर में N2O5 की 2 यूनिट्स खत्म होंगी उतनी ही देर में इसकी 4 यूनिट्स बन जाएंगी। इसका मतलब यह है कि एक रिएक्शन जब चल रही है तो इसके 2 यूनिट्स ही खत्म हो रही है और इसके 4 बन रहे हैं। मतलब इसके बनने की जो रेट है NO2 के जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इसके घटने की रेट या डिकम्पोज होने की रेट से दुगनी है। बात बिल्कुल लॉजिकल है। सिमिलरली उसी टाइम में जब इसके 2 यूनिट्स घटते हैं तो इसका 1 यूनिट बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके बनने की रेट इसके घटने की रेट से आधी ही है। यानी जब इसके 2 खत्म होते हैं तब इसका 1 ही बनता है। यस और नो? या मैं ये कह सकता हूं कि इसके बनने की रेट जो है और इसके घटने की जो रेट है वो दुगनी है इसके बनने की रेट से, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है। यही स्टोइचियोमेट्री का एक रिलेशन है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो इसको भी समझिए, जितने समय में इसका 1 मोल बन रहा है उतने समय में इसके 4 मोल खत्म हो रहे हैं। आप ऐसे भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बनने की रेट और इसके बनने की रेट में इसके बनने की रेट इसके बनने की रेट के मुकाबले 4 टाइम्स तेज है, क्योंकि जितने टाइम में इसका 1 यूनिट बनती है, 1 मोल बनता है, उतने टाइम में इसके 4 मोल्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के रेस्पेक्ट में अगर मैं रेट निकालूं, इसके घटने की रेट, इसके बनने की रेट, इसके बनने की रेट, तो तीनों रेट्स अलग आएंगी। अब तीनों रेट्स अलग आएंगी और हमसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो अब आप क्या जवाब देंगे? तीनों के रेस्पेक्ट में तो आंसर अलग आने वाला है। तो अब उसको जवाब को सेट कैसे किया जाए और तीनों के रेस्पेक्ट में आंसर सेम कैसे आए उसको समझने की कोशिश करते हैं। उस रेट को कहा जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज रेट जो होगी वो इन तीनों के रेस्पेक्ट में मैं निकालूं, उसका आंसर सेम आना चाहिए। अब सेम लाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हम इन दोनों को लिखने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, dNO2/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2/dt, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन लगा हुआ है। इसके लिए मैं लिख देता हूं dO2/dt, प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है तो इसके लिए हम लिख देते हैं dN2O5, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस साइन लगा के चलेंगे, बाय dt। ये तीनों को मैंने पहले अलग अलग लिख दिया है, क्योंकि अभी तीनों की रेट्स अलग अलग है तो हम इक्वल्स टू का साइन तो लगा नहीं सकते। अब अगर आप गौर से ये देखें कि इसके बनने की रेट है और इसके भी बनने की रेट है, इसके बनने की रेट 4 गुना है इसके बनने के मुकाबले। तो अगर इसकी जो 4 टाइम्स रेट फास्टर है उसको अगर मैं 1/4 कर दूं, राइट, तो इसकी और इसकी रेट बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब आप इनके बीच में क्या साइन लगा सकते हैं? इक्वल्स टू का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में और इसके रेस्पेक्ट में दोनों से आंसर अब सेम आने वाला है, क्योंकि दोनों की रेट सेम हो गई है। सिमिलरली अगर आप इसको और इसको रिलेट करना चाहें, इसको और इसको, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको और इसको रिलेट करना चाहें, डी मैं बाद में पहले तो ऊपर अलग से बता देता हूं, फिर इसको अपन हटा देंगे, dO2/dt। अब मैं इस रेट और इस रेट को बराबर करना चाहता हूं, इसको और इसको, तो इसकी दुगनी रफ्तार से चल रही है। इसका 1 बनता है जबकि इसके 2 घट जाते हैं, तो इसकी जो डबल रेट है उसको आधा कर दूं तो इन दोनों की रेट बराबर हो जाएगी। तो इसके आगे क्या लगा दिया जाए? 1/2। तो इसके आगे अगर 1/2 लग जाएगा तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हो जाएगी, और क्योंकि ये दोनों बातें सेम हो जाएगी तो इसके आगे 1/2 लगा दीजिए, तो यही चीज़ हो गई। ये इसके बराबर तो है ही और ये इसके बराबर भी हो गया। ये अभी आपके सामने इक्वेशन बन गई। अब ये रेट और ये आपके सामने जो एवरेज रेट मैंने लिखी है, ये सब कुछ सेम हो गए। यानी इसके रेस्पेक्ट में निकालो तो भी आंसर सेम, इसके रेस्पेक्ट में निकालो और इसके रेस्पेक्ट में निकालो तो भी आंसर सेम। अब ये दोनों रिलेट होना रह गए, इनको भी रिलेट कर लेते हैं। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यही होगा। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये 4 गुना रफ्तार से बन रहा है जबकि ये दुगनी रफ्तार से घट रहा है। रेशो अगर हम काट भी दें, सिंपलेस्ट रेशो ले भी लें, तो जब इसका 1 यूनिट घटता है तो इसके 2 यूनिट बनते हैं, या इसका जब 2 यूनिट घटते हैं तो इसके 4 यूनिट बनते हैं। मतलब इसकी रफ्तार इसके रेस्पेक्ट में 4 गुना है। अगर जब ये 2 गुना हटता है तो ये 4 गुना है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो डबल है, रेट डबल है। इसके 2 घटते हैं तो इसके 4 बनते हैं, तो ये डबल है तो इसका हाफ कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्टोइचियोमेट्री हटा दूँ, 2 से इसको काट दूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसकी रेट को जब आधा कर दिया जाए तो इसकी रेट के बराबर आ जाएगा। इसकी रेट को जब आधा कर दिया जाए तो इसकी रेट के बराबर हो जाएगा। इसको मैं जब आधा कर दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यस, क्योंकि 2:4 कहिए या 1:2 कहिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब है ये भी रिलेट हो गया, ये भी रिलेट हो गया और ये भी रिलेट हो गया, तीनों रिलेट हो गए। अब आप किसी से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा और जो रेट अभी आप निकालेंगे वो रेट कहलाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ
अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पे जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वही आई है जो यहाँ पे O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि O2 जो यहाँ पे लिखा जा रहा है उसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्री तो है ही नहीं, राइट। तो जो O2 का फॉर्मेशन है, क्योंकि O2 के आगे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 इसी रफ्तार से बन रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, राइट। तो यहाँ पे जो एवरेज रेट की वैल्यू आ रही है वो dO2/dt के बिल्कुल इक्वल आ रही है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर 1 आ रहा है किसी का, तो जो एवरेज रेट होगी वो बिल्कुल उसी सब्सटेंस की रेट के बराबर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वापस बोल देता हूँ, किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर इक्वेशन में 1 है तो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी वो उसके रेट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन के बराबर होगी जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आपके सामने अभी नजर आ रही है, ये वैल्यू ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, जबकि इस वैल्यू का 1/4 करने पे ये वैल्यू आती है और इसका हाफ करने पे वैल्यू आती है, जबकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आपको कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर ट्वाइस ए थ्राइस बी गिव्स यू, या ट्वाइस ए थ्राइस बी गिव्स यू ट्वाइस डी, मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन है आपके सामने। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री अगर देखी जाए तो किसी की भी 1 नहीं है। जब भी किसी की स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जो भी आपकी एवरेज रेट आएगी वो किसी की भी जो इंडिविजुअल रेट है उससे कम ही आएगी। तो जो भी एवरेज रेट आएगी वो किसी भी कंपोनेंट की इंडिविजुअल जो रेट होती है, खुद की जो रेट होती है, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, उससे कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसके निकालने के लिए हाफ करना होगा, इसका निकालने के लिए 1/3 करना होगा, इसके निकालने के लिए 1/2 करना होगा। तो ऐसे केस में जो भी एवरेज रेट होगी वो हमेशा इंडिविजुअल रेट से हमेशा एवरेज रेट कम आएगी। कब? जब स्टोइकियोमेट्री में कोई भी कोफिशिएंट 1 के बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी कोफिशिएंट अगर आप इक्वेशन में देखें तो उन सब की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है, और जब कोफिशिएंट की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो वहाँ पर जो भी एवरेज रेट आएगी वो इंडिविजुअल रेट के बराबर हो सकती है, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इंडिविजुअल रेट के बराबर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।